का मर्डर कर दिया जाता है और अभी 2 महीने बाद वहाँ पे इलेक्शन है, तो क्या लगता है ये राजनीतिक घमासान चल रहा है या कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकती है? क्या राय रखते हैं आप इस पर? चीज़ें लगता है राजनीतिक मुद्दे भी हैं और पर्सनल इनविटी की भी बातें हैं। हाँ, ये दोनों की वजह से ही, जहाँ तक जैसे ही आपने सवाल पूछा, और मेरा इंस्टिंक्ट यही कह रहा है कि दोनों ही मुद्दों की वजह से उसका मर्डर हुआ है। हाँ, और लेकिन ना इन्वेस्टिगेशन तो मतलब पुलिस ही करके बताएगी, इसमें तो कुछ किसी भी क्लेम नहीं किया जा सकता है कि उसने करवाया उसने करवाया। और ये गैंगस्टर्स का जो मामला होता है इनका बहुत डिफरेंट होता है, मतलब पॉलिटिक्स से डिफरेंट भी होता है और पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व भी होता है। कितने राजनेता ऐसे हैं जो अपनी मतलब फ़ायदे के लिए उनसे कभी कांटेक्ट करते हैं और वो किसी और एंगल से इन चीज़ों को लेते हैं और बाद में रंजिश हो जाती है नेताओं के साथ उनका, और ये चीज़ें ऐसी घटनाएं कई बार हुई है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो यही चीज़ है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर मिनिस्टर जैसे लोग सेफ नहीं हैं देश के अंदर या फिर मुंबई के अंदर, तो आम आदमी ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो सेफ है? नहीं, ये चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं है। लोगों का ये सवाल तो उठा देता है, जैसे सीधा दिखती है कि मिनिस्टर सेफ नहीं है, लेकिन उन मिनिस्टर तो कहाँ से हो जाएंगे जो अपना मतलब वोट बैंक के लिए ऐसे गैंगस्टर्स का भी इस्तेमाल कर, गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट जिनका होगा, वो कहीं ना कहीं वो अपना मिनिस्टर बनने में उनका पूरा कहानी ही पूरी हिस्ट्री गलत है उनका। तो जब उनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से मतलब इनका गैंगस्टर के साथ है तो वो उसकी वजह से मारे जा रहे हैं। तो ये पब्लिक यदि इस पे सवाल उठा रही है तो बस एक राजनीतिक एजेंडा है दूसरे की लेग पुलिंग के लिए, और कोई बात नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, ये ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 75% ये गलत है कि मिनिस्टर सेफ नहीं है। अब वो मिनिस्टर अनसेफ हो ही जाएंगे भाई जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए मतलब गैंगस्टर्स के साथ किसी भी टाइप का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हों। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, अभी यूपी में मारे गए कितने सारे गैंगस्टर्स, उनका मतलब सपा के नेताओं के साथ काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। तो ये सब इनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मतलब बैन करना चाहिए इसमें, और नेताओं को ये समझना चाहिए कि भाई जेन्युइन तरीके से वो इलेक्शन को जीतें और अपराधियों के साथ किसी भी तरह का सांठ-गांठ ना करें। हाँ, वो उनके अल्टीमेटली देखिए उनको इन चीज़ों से सीख भी लेनी चाहिए। उनकी जान तक चली गई। अब मुझे तो संवेदना है ऐसे नेताओं के लिए कि भाई कुछ वो तो काम अच्छे करते ही होंगे पब्लिक के लिए, और किसी भी तरह से इस टाइप से नहीं। और जो कैपेबल लोग हैं वही राजनीति में आए, बहुत सारे इनकैपेबल लोग राजनीति में आ गए हैं। अवेयरनेस की वजह से, जानकारियाँ नहीं है, यहीं पे कितने लोगों को मतलब इधर उधर किया, कुछ जानकारी है नहीं सिस्टमेटिक तरीके से, और कहीं से थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल गया या फिर कुछ चापलूसीबाजी कर दी। चमचागिरी इसी हद तक है कि उनको पता नहीं चलता है, उसमें घुस भी जाते हैं और जो उनके बस की नहीं है उसमें होते हैं, और अल्टीमेटली उनको भारी नुकसान इतना तक हो रहा है। ये बहुत बड़ा लेसन की बात है, उनकी जान तक चली गई। बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई का इसके अंदर नाम आ रहा है और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है कि हमने कराया है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। और उससे पहले उन्होंने सिद्धू मूसेवाले का भी मर्डर किया है और आने वाले टाइम में वो बोल रहे हैं कि हम सलमान खान का भी मर्डर करेंगे। तो क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में होकर के अपनी टीम को ऑपरेट कैसे कर पा रहा है? क्या हमारी जेल में जो है वो साठगांठ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, ये चीज़ें मतलब हो रही होगी, पहले भी उसने मतलब मर्डर तो करवाए हैं, ठीक है ना, और जेल में अपराधी रह के भी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, ये तो मतलब ये चीज़ें हो रही है। तो इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस चीज़ में ज़रूर कदम उठाना चाहिए, ठीक है ना, और इस पे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ओके। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने अपना सीएम का बंगला छोड़ दिया है और आतिशी मारलेना का जो सामान रखा गया था उसको भी बाहर निकाल दिया गया है? आखिरकार क्या रीजन रहे हैं जिसकी वजह से उनके सामान को बाहर निकाला जा रहा है सीएम हाउस से? ये बंगले का मुद्दा तो है, मतलब सीएम देखिए ये प्रोसेस एक होता है, मतलब सीएम केजरीवाल यदि अपने बंगले को खाली किए हैं तो मारलेना को उसको मिलने में एक प्रोसेस है और प्रोसेस में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि उसे मतलब कुछ इसे ये चीज़ें प्रूफ नहीं होती कि उसे दिया नहीं जाएगा, ठीक है ना, लेकिन एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करके ही उसको दिया जा सकता है। लेकिन विपक्ष ये मुद्दा उठा रही है मतलब कि मतलब उसके कि उसको दिया नहीं जाएगा, उसकी पार्टी के लोग ही, विपक्ष नहीं उसके पार्टी के लोग ही, उसको दिया नहीं जाएगा ये वो, बट ऐसा कुछ है नहीं। मतलब यदि रूल्स होंगे तो उसको डेफिनेटली मिलेगा उसको। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में सरकार बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने एक कैंपेन चला रखा है, डोर टू डोर वो जा रहे हैं और अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं लोगों से। तो क्या लगता है? सर्टिफिकेट तो इनको सुप्रीम कोर्ट दे ही रहा है। अभी जेल से बाहर भी आए हैं तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन के तहत बाहर आए हैं, है ना, बेल मिला है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे बेल मिला है, ठीक है ना। और इन्वेस्टिगेशन जो है उसका रिपोर्ट पब्लिक जानती है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको मतलब जो इन्होंने घोटाले किए हैं और घोटालों में क्या क्या कहाँ तक इनका हस्तक्षेप रहा है वो सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर सुप्रीम कोर्ट तो कर ही रहा है। तो पब्लिक देख रही है और ये इस बार बिल्कुल जीतने नहीं जा रहे हैं। हरियाणा में इनको बहुत बुरी तरह से हार मिली है, 2% से भी कम इनको वोटिंग हुआ है ना, पूरी जमानत जब्त हो गई है
और कश्मीर में भी कुछ नहीं हुआ, और किसी स्टेट में मतलब पंजाब में इन्होंने बहुत गलत तरीके से जनता को त्राही त्राही करवा रहे हैं वहाँ पे, और दिल्ली में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। मतलब किसी भी काम को आप यदि कहें कि इसने केजरीवाल को किया है तो मतलब आप हमें बता सकते हैं उसमें कोई भी काम ठीक से इन्होंने नहीं किया है। और लेकिन वो तो कुछ काम को तो मतलब आधा किया है और कुछ को बिल्कुल जीरो किया है, फिर भी क्लेम करते हैं काम कर दिया, और कुछ को निगेटिव करके भी ये क्लेम करते हैं जो काम किया है उसका काफ़ी निगेटिव प्रभाव है, उस पर कोई क्लेम करते हैं कि इसमें हमने बहुत सुधार कर दिया है, ठीक है ना, और ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन उनका तो कहना है हमने शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया है, हमने देखिए मेडिकल सेक्टर को सुधार दिया है, और बहुत सारे आप claim एक कर एक रहे हैं करके वो। मुद्दे, जैसे ये शिक्षा को क्लेम करते हैं तो सुधार दिया, शिक्षा कैसे सुधरती है? शिक्षा स्कूलें बना देने से सुधर नहीं जाती है सर, बिल्डिंगें बना देने से नहीं सुधर जाती है। आप 5 स्टार होटल में ही बच्चे को ले जाकर रख देना तो वहाँ पे वो पढ़ नहीं लेगा, पढ़ाने वाला टीचर होता है, उसको इंस्पिरेशन देने वाला होता है जिससे बच्चा मोटिवेट करता है, फिर खुद को पढ़ता है। फैकल्टी तो के लिए इन्होंने क्या काम किया आप ही जरा बताएं, यदि हमारी जानकारी मतलब फैकल्टी के लिए इन्होंने क्या काम, कुछ भी काम नहीं किया। और क्वालिटी की फैकल्टी होती है ना, तो ये स्ट्रीट लाइट जल रहा है ना, इसके नीचे बच्चों को पढ़ा दिया जा सकता है, हाँ उनको इंस्पिरेशन दिया जा सकता है और काफ़ी, लेकिन इनके पास टीचर्स ही नहीं है, ये जस्ट दिखाना चाहते हैं, यदि फैकल्टी हाँ जस्ट एक्चुअली इनकी इंटेंशन ये है कि एजुकेशन को इम्प्रूव ही नहीं करना है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, करना क्या है, बिल्डिंगें बना देनी है, स्मार्ट क्लासरूम बना देना है और मीडिया को दिखा देनी है कि देखो मैंने स्कूल को इतना सारे स्कूल बना दिए, ठीक है ना। अब उन बच्चों की क्वालिटी की क्या सीखे ना सीखे, कैसे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इस पे बिल्कुल जीरो है, ये निगेटिव है इनका प्रभाव, ठीक है ना। और ये पूरी बौद्धिक स्तर को जो जनता है, दिल्ली की जनता है, उनकी बौद्धिक स्तर को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। इम्प्रूव करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपका कहना है कि बिल्डिंग बनाने में पैसा खर्च किया जा रहा है, टीचर को हायर करने में पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, इंडिया पूरे देश में हो रहा है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, उस समय आज से 15 साल 18 साल पहले मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। जितनी बिल्डिंगें उस समय बनी हुई थी उसकी डबल बिल्डिंग आज के डेट में बनी हुई है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को वो उससे भी 5% कम है, इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हो रही है, जो भी एजुकेशन में सुधार करने का मतलब जिसकी थोड़ी भी इच्छा है ना, वो टीचर्स को इम्प्रूव करे, कुरिकुलम को, जो बच्चे का सिलेबस है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उस पर सुधार करें। और सबसे बड़ी एजुकेशन में सुधार करने की तो बात वो है कि मैकाले का जो सिस्टम है जो 200 सालों से चला आ रहा है, इसको सरकार चेंज करने की पूरी कोशिश करे। सबसे नंबर 1 काम सरकार का हेल्थ केयर के बाद यदि है तो यही है, सुरक्षा और हेल्थ केयर के बाद यदि एजुकेशन है, एजुकेशन यदि इंप्रूव हो गई तो वो हेल्थ केयर को भी सपोर्ट करेगा, लोग बीमार कम होंगे, शिक्षित लोग बीमार कम पड़ते हैं, वो अपनी रोजगार भी ठीक से ढूंढ लेंगे यदि ठीक से एजुकेटेड हैं तो। आप इस बात को मतलब नोट कीजिए और इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए कि शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं एक लास्ट 26 ईयर से एकेडमिशियन होने के बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। काफ़ी दिल्ली एनसीआर में हमने रूट लेवल पे काफ़ी पढ़ाया है, मैं ऑथर हूँ, है ना, और IIT JEE के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ मैं, और मेरी IT कंपनी है, ठीक है। तो ये एजुकेशन ऐसे सुधरेगा, ये मैकाले का सिस्टम ही है ना, मतलब काफ़ी फॉल्टी है। दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के अंदर अभी इलेक्शन हुए हैं और बीजेपी वहां जीत गई है, और कांग्रेस का सीधा सीधा एलिगेशन ये लग रहा है कि EVM में गड़बड़ की गई है, इस वजह से बीजेपी जीती। क्या लगता है गड़बड़? EVM में कोई गड़बड़ नहीं है, और जो लोग ये सोचते हैं कि EVM में गड़बड़ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, रिटर्न में आपको लिख के दे सकता हूँ कि उनके दिमाग में गड़बड़ है। यदि बीजेपी EVM में गड़बड़ करती तो अभी जस्ट लोकसभा इलेक्शन के पहले 400 से ऊपर सीटें की बात कर रही थी, तो वो खुद 240 पे कैसे आ जाती? वहाँ पे EVM में गड़बड़ करके 400 नहीं पार नहीं ले आती है। लोग आप कांग्रेस वाले और सारे इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि बैसाखी के सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कोई खुद ही बैसाखी पकड़ लेता है क्या? ये सोचने वाली बात है। तो ये EVM वगैरह बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, और ये कई तरीके से प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। कहने के लिए तो आप लूजली बोल देते हैं कि भाई इतना है तो आप उसको ठीक ही क्यों नहीं करते, बैलेट पेपर से क्यों नहीं कर देते, बट उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली सवाल है कि EVM को हटा दो, EVM गड़बड़ कर रहा है। EVM बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा है जी। तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला का सीधा सीधा ये कहना है कि हम अगर अलायंस करेंगे तो नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे, बीजेपी के साथ करेंगे, तो क्या लगता है बीजेपी अलायंस करने को तैयार है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, अब बीजेपी की ये पर्सनल बातें मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन राहुल गांधी को वो नकार रहे हैं, और कई वजह से राहुल गांधी की सच्चाइयाँ भी उनको पता चल रही है। 6 ही सीट वहाँ पे जीत पाए हैं, और 42 सीट तो NC वाले ही जीते हैं। और बीजेपी ने रूट लेवल पे जितनी मेहनतें करी, सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में जो मेहनत करी है, ठीक है, वहाँ की जनता की जो जीवन स्तर को सुधारने की, वहाँ सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, और जो हारमोनी को मतलब कम्युनल हारमोनी को बरकरार रखने के लिए जो बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो एफर्ट लगाए हैं, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया है सुरक्षा पे, ठीक है ना, सिक्योरिटी की बहुत हाई लेवल एक्सपेंडिचर होती है जम्मू कश्मीर में आर्मी को और एयरफोर्स को मेंटेन रखने के लिए, तो वो उसको दिखने लग गया है।
कि बीजेपी इज़ वाकई मतलब डूइंग वेरी वेल, एक्सेलेंट, और जो सच्चाई है उसके पीछे ही उसे चलना पड़ेगा। और कहा जाता है ना कि जो चीज़ें वैलिड है उसको अगले को मानना ही पड़ता है, आज माने या मतलब कुछ समय के बाद या फिर कुछ और समय के बाद मांगे, तो उसको समझ में आने लगा है फारूक अब्दुल्ला के ख़ानदान को। और ऐसे भी वो मतलब अल्टीमेटली कहे जाते हैं कि वो कन्वर्ट हैं, हिंदू ही कन्वर्ट हैं, तो उनको सनातन धर्म की मतलब महत्ता पता है, ठीक है ना। और देश जो सनातन संस्कृति की ओर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, ठीक है ना, जो सही दिशा मिली है मतलब 2014 में जो मतलब देश के डेवलपमेंट के लिए, वो दिशा ही 1947 से बिल्कुल डायरेक्शन, देश कुछ और डायरेक्शन में जा रहा था। काम यदि हो भी रही है तो डायरेक्शन यदि आपका गड़बड़ है तो आउटपुट तो दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो ये है, सही डायरेक्शन दिया है, कम से कम इतना किया है 10 साल में। पूरी देश की जनता को ये समझना चाहिए, पूरे विश्व की जनता को ये समझनी चाहिए कि सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो हमारी जो विश्व की सबसे मतलब गहरी संस्कृति है, नंबर 1 संस्कृति है, उसको हाईलाइट करने का इंडिया एक बार प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। इससे ना सिर्फ हिंदुस्तान वालों को फ़ायदा होगा, पूरी दुनिया के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, योगा के वजह से या फिर हमने जो रिसर्च किए थे उसकी वजह से, जो हमारे पहले के रिसर्च है हमारी संस्कृति की वजह से, और जो अभी बीजेपी सरकार कर रही है और उसको करना चाहिए। और संस्कृति पे जो मतलब बीजेपी आरएसएस का जो मूल ध्येय है गुरु गोलवलकर साहब के जो है कि संस्कृति और मर्यादा को हम लोग प्राइम मतलब कंसर्न मान के चलते हैं, तो ये संस्कृति ही है हमारी, जो हमारी सामरिक शक्ति, जो हमारी इकोनॉमी और हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये को इसको डेवलप या फिर एजुकेशन को ये इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। एजुकेशन बिना संस्कृति का टॉप लेवल का नहीं हो सकता है। और हमारी सैन्य शक्ति भी जो अभी मतलब कुछ हद तक कहिए कि कमज़ोर पड़ रही है चाइना जैसे कंट्रीज़ के आगे, वो संस्कृति की वजह से ही मतलब बड़े बड़े देशभक्त पैदा होंगे। जिस समय हम सुपर पावर थे, इकोनॉमी हमारी 25% पूरी दुनिया में होती थी, तो वहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस थे हमारे ये जो मतलब बिजनेसमैन के उस समय के, जिसकी वजह से हमारी इतनी इकोनॉमी डेवलप थी। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना हाई लेवल के साइंटिस्ट उस समय इसी बेस पे मतलब क्रिएट हो रहे थे 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी में, कि वो काफ़ी अच्छी संस्कृति थी।